आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद रह जाने वाले मॉमी पाउच की। क्या आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इसको डायग्नोज कर सकती हैं? इट इज़ अ टीम वर्क एंड इट इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ एन एक्सपर्ट। सो डॉक्टर गरिमा, आप बताइए इसको आप कैसे डायग्नोज करते हो जब पेशेंट आपके पास आता है सस्पेक्टिंग कि मेरे को गैप लग रहा है और ये डायवेरिकेशन है? एक्चुअली बहुत सारी मदर जब वो अपनी प्रेगनेंसी के और पोस्ट डिलीवरी के वो चौथे पांचवें महीने में होती हैं या छठवें महीने में होती हैं, जब वो वेट लूज करना स्टार्ट करती है, बट स्टिल उनको देख के ये लगता है या उनको लोग कहते हैं कि आपका बेली तो अभी भी पोस्ट प्रेगनेंसी 5 मंथ्स हो गए बट अभी भी आपकी बेली जो है वो प्री प्रेगनेंसी स्टेज में लग रही है। हेलो वंस अगेन, मैं डॉक्टर अंजलि तनेजा, कंसल्टेंट ऑब्जेन गायनी। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद रह जाने वाले मॉमी पाउच की। अक्सर महिलाएं, चाहे उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, कंप्लेन करती हैं कि डिलीवरी के बाद मिडिल ऑफ द टमी में उनको एक बल्ज है, या बाकी तो मैंने वेट लूज कर लिया है पर मेरी प्री प्रेगनेंसी स्टेट में 2 लार्ज वर्टिकल स्ट्रिप्स ऑफ मसल्स हमारी टमी में रन करती हैं। इनको आप 2 बड़े रिबन्स की तरह समझें। जब बेबी टमी में आता है और बूम ग्रो करता है तो एकोमोडेट दैट ग्रोइंग बेली, ये मसल्स दूर होना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। पोस्ट डिलीवरी दे टेक सम टाइम टू कम बैक। चाहे आपका डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, ये प्रोसेस दोनों में ही होगा, लेकिन सम टाइम्स ये पूरी तरह वापस नहीं आते और इनके बीच में गैप रह जाता है, जिसकी वजह से आपको वो मॉमी पाउच फील होता है, विच इज डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई या डायस्टेसिस रेक्टाई। क्या आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इसको डायग्नोज कर सकती हैं? यस, शी कैन। बट क्या वो पूरी तरह सक्षम है इसको ट्रीट करने के लिए? So no, it is a team work and it involves the role of an expert. So today we have expert obstetrician physiotherapist and pelvic floor rehabilitation specialist Dr. गरिमा विश्वास। एक टीम की तरह इसमें हम काम करेंगे तो आपकी रिकवरी जल्दी आएगी, और ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये डायवेरिकेशन ज्यादा होगी तो ये हर्निया में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम पोस्ट डिलीवरी अपनी एक्सरसाइजेस करें और अपने कोर स्ट्रेंथ पे, एब्डोमिनल मसल्स पे वर्क करके इसको सही करें। सो डॉक्टर गरिमा, आप बताइए इसको आप कैसे डायग्नोज करते हो जब पेशेंट आपके पास आता है सस्पेक्टिंग कि मेरे को गैप लग रहा है और ये डायवेरिकेशन है? एक्चुअली बहुत सारी मदर जब वो अपनी प्रेगनेंसी के और पोस्ट डिलीवरी के वो चौथे पांचवें महीने में होती हैं या छठवें महीने में होती हैं, जब वो वेट लूज करना स्टार्ट करती है, बट स्टिल उनको देख के ये लगता है या उनको लोग कहते हैं कि आपका बेली तो अभी भी पोस्ट प्रेगनेंसी 5 मंथ्स हो गए बट अभी भी आपकी बेली जो है वो प्री प्रेगनेंसी स्टेज में लग रही है। ये एक टाइम होता है जहाँ पे मदर्स को लगता है कि मेरी बेली कम नहीं हो रही है, लटकी हुई है, जिसे स्पेसिफिकली हम लोग मम्मी पाउच कहते हैं। तो बहुत सारी जो मदर्स हैं उस समय उनका कॉस्मेटिक अपीयरेंस की वजह से वो हमारे पास आते हैं, या वो एक डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं कि मेरा बेली कम नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन होती है जैसे हम कहते हैं, जैसे आपने बताया, डायस्टेसिस रेक्टाई, जिसमें एब्डोमिनल मसल जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। आइडियली वो 6 से 8 हफ्ते के अंदर में अपने प्री प्रेगनेंसी साइज और शेप में वापस आ जाती हैं, बट किसी कंडीशन की वजह से या किसी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से अगर वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ रही है तो वो गैप ही कहलाता है डायस्टेसिस रेक्टाई। इसको घर पे एग्जामिन करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आप सीधे लेट जाइए और अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करिए, उसके बाद आप कफ करिए, आप खांसिए। अगर खांसने के बाद आपको अपने पेट के ऊपर एक बल्ज दिख रहा है, कोनिंग दिख रही है, दैट मीन्स आपको डायस्टेसिस रेक्टाई है। वैसे तो इसको एग्जामिन करने के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं, जिसमें हम लाइकस के लेवल पे, हम लाइकस के 3 फिंगर ऊपर, हम लाइकस के 3 फिंगर नीचे, हम चेक करते हैं कि दोनों मसल के बीच का सेपरेशन कितना है, विड्थ कितना है, उनकी डेप्थ कितनी है, और जो लीनियल बार, जो सेंट्रल टेंडन होता है जो कि हमारे सारे एब्डोमिनल मसल के अपोन्यूरोसिस को होल्ड करता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये हम पूरा एग्जामिनेशन करते हैं। बट अगर कोई मदर ऐसी है जिनको स्टिल अभी डाउट है कि उनका पेट कम नहीं हुआ है, तो वो घर पे इस तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं। तो डिलीवरी के कितने समय बाद हम कहें कि आपको डायवेरिकेशन हो रहा है? क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद तो देखिए हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 6 वीक्स तो हमें वेट करना ही चाहिए। तो आप ये एक्सरसाइजेस या जो डायवेरिकेशन के लिए आप जो इंटरवेंशंस बताते हैं वो आप कितने वीक्स वेट करने को बोलते हैं डिलीवरी के बाद, जब हम ये स्टार्ट करें? ओके,
देखिए, जब भी हम लोग डायस्टेसिस की एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, रिहैब प्रोटोकॉल की बात करते हैं, या आप उसकी करेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर 8 से 12 वीक के अंदर भी आपका पेट कम नहीं हो रहा है और ये डायग्नोस हो चुका है कि DR है आपको, तो उस स्टेज में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एज सून एज मदर को पता चलता है। आइडियली हम सजेस्ट करते हैं कि पोस्ट डिलीवरी ही वो अपनी कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकती हैं, जो कि आइडियली हम 1 हफ्ते के बाद ही शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस बहुत अलग एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें हम अपनी कोर मसल को और डायफ्राम को एक्टिवेट करते हैं। एंड अगेन ये प्रोसेस जो होता है वो हमारा 0 से 6 वीक का होता है, जहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली कोर एक्टिवेशन में काम करते हैं। तो अगर कोई DR वाली मदर भी पोस्ट प्रेगनेंसी वो अगर 6 मंथ के बाद या वो पोस्ट प्रेगनेंसी 1 साल के बाद भी आती हैं, तो उनके केस में भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो जिस दिन हमारे पास आती है वो डे 0 होता है, एंड डे 0 से 6 वीक तक हम उनको कोर एक्टिवेशन में लेके जाते हैं, जिसमें हम पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन करते हैं, हम डायफ्राम एक्टिवेशन करते हैं, एंड आफ्टर 6 वीक के बाद आती हैं कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस, एंड वो चलती हैं 12 वीक तक, एंड 12 वीक के बाद हम जाते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे। तो हम कह रहे हैं कि डिलीवरी के 1 वीक बाद ही, चाहे आपका डिलीवरी नॉर्मल हुआ है चाहे सिजेरियन हुआ हो, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो कि हमारे डायफ्राम, हमारे कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग करती हैं, वो प्रोटोकॉल हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम उसको बढ़ा सकते हैं टू एक्टिवेट द कोर मसल्स, ताकि आपका ये डायवेरिकेशन ना हो, या अगर हो रहा है तो वो करेक्ट होना शुरू हो जाए। तो आर देयर एनी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो कॉमनली लोग करते हैं और फिर ये खराब हो जाए डायवेरिकेशन, जैसे प्लैंक्स, मैंने सुना है कि इसको इनफैक्ट एग्रीवेट कर सकते हैं, तो आप ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 4-5 ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो अगर आपको DR है या नहीं भी है, आप पोस्ट प्रेगनेंसी उन एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं, तो वो बहुत चांसेस हैं कि आपकी एब्डोमिनल मसल वीक हो जाएंगी या वो गैप जो है वो वापस रिड्यूस नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे पहले नॉर्मली मदर क्या करती हैं कि जैसे ही उनकी डिलीवरी होती है, उनका एक सबसे बेसिक कंसर्न होता है, मुझे वेट लूज करना है, मुझे अपना पेट कम करना है किसी भी तरीके से। तो उसके लिए वो क्या करती है, यहाँ पे रॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से या चाहे वो किसी और फॉर्म से। बट यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है लाइक क्रंचेस बिल्कुल भी नहीं करना है इस टाइम में पोस्ट डिलीवरी। अगर आप 6 मंथ में भी हैं तो आई सजेस्ट कि क्रंचेस इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट टाइम, तो वो आप ना करें। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको दोनों पैर साथ में ऊपर नीचे उठाने हैं, वो एक्सरसाइजेस हमें नहीं करनी है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत इंटेंस है लाइक एरोबिक क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, इस समय नहीं करना, बिकॉज इस समय बॉडी में 6 महीने तक रिलैक्सिंग हार्मोन रहता है, जो कि आपके मसल और लिगामेंट को अभी भी लेक्स करके रखा है, अभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए डिलीवरी के 6 मंथ तक कम से कम आपको एरोबिक्स, बहुत ज्यादा जुम्बा, रनिंग या क्रंचेस या दोनों लेग साथ में उठा के एक्सरसाइजेस करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जस्ट टू समराइज, हमने बोला कि डायवेरिकेशन रेक्टाई क्वाइट कॉमन है। नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल सेपरेशन हुआ मसल्स का, जब वो फॉल बैक नहीं करता है तब हो जाती है। इसका रिहैब प्रोटोकॉल आपने बोला हम 1 वीक से ही स्टार्ट कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी, एंड ग्रेजुअली हम उसको एस्केलेट करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस जो जब हम कोर एक्टिवेशन की बात करते हैं और आप यूट्यूब या इंस्टा पे सर्च करेंगे और आपको कोर एक्सरसाइजेस में क्रंचेस या प्लैंक्स इस तरीके की चीजें भी मिलेंगी, तो वो रादर नहीं करनी है इस स्पेसिफिक टाइम पर। तो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हम सोशल मीडिया को फॉलो करके कोर एक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी कंडीशन को वर्सन भी कर सकता है। सो सपोजिंग आपने ये प्रोटोकॉल स्टार्ट किया, तो जनरली अगर किसी को सच में पाउच है, 4 फिंगर आपको गैप भी मिला, तो कितने टाइम में वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी? DR के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं लाइक माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर 2 फिंगर है तो दैट इज द माइल्ड, एंड अगर 4 to 6 फिंगर है दैट इज मॉडरेट, एंड 4 फिंगर से ज्यादा है तो दैट इज सीवियर। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो हमेशा कोर रिहैब के लिए और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक उनके पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथ कैसी है, उनकी बैक की स्ट्रेंथ कैसी है, उनका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। आइडियली जब भी अगर हम लोग DR की रिहैब की बात करते हैं तो इसकी रिहैब में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं, बिकॉज हमें हमारा जो गोल है वो है कोर स्ट्रेंथनिंग में लेकर जाना। तो आइडियली 3-4 महीने ये टाइम लेता है कंप्लीट रिहैब। पेशेंस एंड जेंटल केयर, डेफिनेटली, राइट। सो आप हमें 2-3 कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताइए जिससे मदर खुद अपने लिए कुछ करना शुरू करें। ओके, जब हमने कोर एक्टिवेशन की बात की तो उसमें बहुत
अच्छी एक्सरसाइज और बहुत अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिसे हम लोग कहते हैं डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग टेक्निक। बिकॉज प्रेगनेंसी के 9 मंथ में डायफ्राम ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो उसी वजह से वो अपना ऑप्टिमल फंक्शन नहीं कर पाता। तो हमारा सबसे पहला काम होता है डायफ्राम के उसकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग में वापस लाना। तो उसके लिए डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग बहुत अच्छा तरीका है। जस्ट टेक अ पॉज जस्ट टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस। डायफ्राम वो मसल होती है जो हमारी चेस्ट कैविटी और हमारी टमी को, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है जहाँ बेबी था और हमारा जो लंग हार्ट है चेस्ट कैविटी, उसके बीच में एक मस्कुलर जो लेयर है दैट इज डायफ्राम। तो जब आप प्रेग्नेंट है ग्रोइंग बेली जो है वो उसको ऊपर पुश कर देती है। तो दिस इज द मसल दैट वी आर टॉकिंग ऑफ नाउ। Yes. तो इस समय हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग के लिए सजेस्ट करते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो आप बेली को राइज कर रहे हैं एंड ब्रीद आउट करते हुए आप एक्सहेल कर रहे हैं थ्रू द माउथ। तो बेसिकली जब वो ब्रीद इन करेंगे तो उन्हें पेट फुलाना है, ब्रीद इन करके ब्रीद आउट पेट करेंगे को फुलाना, तो पेट को अंदर लेना एंड देन ब्रीद आउट एक्सहेल थ्रू माउथ। इस ब्रीदिंग का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट होता है क्योंकि जब हम एक्सहेल थ्रू माउथ करते हैं तो ये हमारी टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। सो व्हेन हम ब्रीद इन नोज से करेंगे और हम पेट को फुलाएंगे एंड ब्रीद आउट हम माउथ से करेंगे Through mouth. पेट को अंदर लेंगे। तो दिस इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ये आप 1 वीक के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या फिर सिजेरियन हुआ है जी। तो एनी गाइडलाइंस की कितनी बार करनी है? No, या जितना पेशेंट को कंफर्टेबल है वो कर सकता है एज पर, क्योंकि तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस जो कि डीआर के लिए, करेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़, इन एक्सरसाइज को करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज आप बेड के ऊपर ना करें, आप प्रोबेबली मैट के ऊपर करें जहाँ पे आपको एक इवन सरफेस और हार्ड सरफेस आपको मिले। दूसरी चीज़, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग इस समय एक्सरसाइज करते समय मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप ये सब चीज़ें ना करें क्योंकि माइंडफुलनेस के साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डीआर करेक्शन की एक्सरसाइजेस पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आपको मैट पर इस तरीके से सीधे लेट जाना है और ये आप देख रहे हैं कि जब मैं मैट पर लेटी हुई हूँ तो मेरे बैक और मैट के बीच में एक स्पेस है जिसमें मैं हैंड इजीली मूव कर पा रही हूँ। तो इस समय मुझे क्या करना है, अपने बेली बटन को स्लाइटली इंगेज करना है। दैट मीन्स बेली बटन को नाभि की तरफ हल्का खींचना है। अब यहाँ पर लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ये मूवमेंट करते हैं, बेली बटन को वो पूरा खींच लेते हैं अपने स्पाइन की तरफ। सो दिस इज इनकरेक्ट वे, ये आपको नहीं करना है। आपको इस समय ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर रिलैक्स होना चाहिए, बैक रिलैक्स होना चाहिए और आपको अपने बेली बटन को, नाभि को स्पाइन की तरफ से हल्का इंगेज करके रखना है। एंड जब भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट। तो आपको यहाँ पर किसी तरीके की हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको टाइम देना है अपने आप को, हर एक मूवमेंट को बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे करना है। तो पहली एक्सरसाइज जिसे हम लोग कहते हैं हील स्लाइड। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने अपने कोर को इंगेज किया, दैट मीन्स बेली बटन को स्लाइटली इंगेज किया सो दैट मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। एंड देन उसके बाद आपको दोनों हाथों को साइड पे रखना है एंड बहुत हल्के से हील स्लाइड करना है। सो दिस इज द वे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से, बहुत स्लोली कर रही हूँ। सो ये आपको बहुत स्लोली करना है। अगर आप ये करेक्ट वे में करेंगे तो आपको अपने लोअर बेली पे मसल सोरनेस सा फील होगा। तो ये आपको बहुत स्लो करना है। अब यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप इस तरीके से पूरे लेग को सीधा कर रहे हैं। आपको जस्ट नी को हल्का स्ट्रेट करना है, हील को स्लाइड करना है एंड देन बैक लाना है, हील स्लाइड। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं बहुत कम रेंज में मूव कर रही हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से करना है एंड स्लो, ग्रेजुअल एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट करना है। सेम आप दूसरे पैर से भी सेम चीज करेंगे, हील स्लाइड। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपको अपने दोनों पैरों से 10-10 के 3 रिपीटेशंस करने हैं, मतलब 30 इस लेग से 30 इस लेग से। सो आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको ये फर्स्ट डे ही करना है। आप फर्स्ट डे स्टार्ट करिए 10 रिपीटेशन से एंड धीरे धीरे उसके बाद आप इसका रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं अप टू 30 रिपीटेशंस तक। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज। सो सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको सेम पोजीशन को मेंटेन करना है, बहुत ज्यादा ये मूवमेंट नहीं करना है। सेम पोजीशन मेंटेन है, कोर इंगेज है। उसके बाद आपको धीरे से अपने लेग को ऊपर उठाना है और इसे टैप करना है। इसे हम कहते हैं हील टैप एक्सरसाइज। So again, this way, very slow and controlled movement.
अगेन आपको इसको दोनों पैरों से करना है। आप स्टार्ट करिए 10 के रिपीटेशन से एंड धीरे धीरे आप इसे 30 तक पहुंचाइए। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके का बॉल ले सकते हैं, या अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली कुशन ले सकते हैं या पिलो ले सकते हैं। आपको इसे दोनों पैरों के बीच में रखना है और दोनों पैरों से इसे प्रेस करना है। अगेन प्रेस करके होल्ड करना है फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। अगेन प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स, प्रेस एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको इसको प्रेस करना है। आपको 8 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है और इसे आपको अगेन 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करें और 20 रिपीटेशन तक आप इसमें आराम से जा सकते हैं। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं नी ड्रॉप एक्सरसाइज। सेम अगेन आपको अपने पेल्विस को न्यूट्रल रखना है, बैक को रिलैक्स रखना है एंड देन कोर को इंगेज करने के बाद अभी मैं अपने लेफ्ट नी को स्टेबल रख रही हूँ, ओनली मैं राइट नी को मूव कर रही हूँ। सो जस्ट नी ड्रॉप एंड देन बैक, knee drop and then back, knee drop and back। So आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं नी को ड्रॉप कर रही हूँ लेकिन मैं ये मूवमेंट नहीं कर रही हूँ। तो दिस इज लेग मूवमेंट, हमें कोर पे वर्क करना है। सो दिस शुड बी लाइक दिस, जस्ट सिंपली नी ड्रॉप विद अ बेली बटन इन। सो अगेन आप इसको दोनों साइड से रिपीट कर सकते हैं। तो आप इन एक्सरसाइजेस को अपने घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा ये सजेशन है कि आप किसी भी रैंडम एक्सरसाइज को अपने कोर के लिए, डीआर करेक्शन के लिए ना चूज करें किसी भी ऑनलाइन मीडियम से। केवल बिना जाने बिना समझे किसी भी एक्सरसाइज को कॉपी नहीं करना है हमें। कुछ ऐसी एक्सरसाइज आपको इस समय ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल भी नहीं करना है, लाइक क्रंचेस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो इस पर्टिकुलर जो प्लान 1 मैंने एक्सरसाइज बताई है, इसको कम से कम आप 20 डेज और 30 डेज तक करिए। उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपने अपने कोर में और अपने बेली में क्या चेंजेस फील किए हैं। उसके बाद मैं आपको आगे का फर्दर प्लान दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली टू बिगिन विद हम कोर स्ट्रेंथनिंग के जब बात करेंगे, हम ब्रीदिंग पे वर्क करेंगे, हम पेल्विक फ्लोर पे भी वर्क करेंगे और एब्डोमिनल। थैंक यू।